हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था बिहार दरोगा के लिए, जो कि वॉल्यूम 2 का है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपका। चलिए बनाइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो बताइए पहला का आंसर हमारा क्या होगा। तो बच्चों के प्रति करता है, स्त्रियों के प्रति करता है और जनजातियों के प्रति करता है। इसमें आपका दलित जो उसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन से बच्चे हैं, स्त्री हैं और जनजाति हैं। तो 1, 2, 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका हमारे संविधान में स्त्रियों, बच्चों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। पहला का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का आंसर बताइए क्या होगा। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय स्वशासन में या ए और बी दोनों में। तो बताइए दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किस में हमारा केंद्र सरकार में, किस में हमारा केंद्र सरकार में। तो दो का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में अपशिष्ट शक्ति जो है केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान के आर्टिकल 248 के अनुसार जो है अपशिष्ट शक्ति ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या संवर्धित सूची में शामिल नहीं है। 3 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। बीमा, शिक्षा, वन, पशु या ए और बी दोनों। तो संघ सूची के अंतर्गत आपका कौन सा आता है। तो बीमा आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आपका शिक्षा जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो पूछा गया संघ सूची के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, बीमा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 4 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। बजट सत्र, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो पूछा गया है विधायी नियंत्रण के, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता आपका, शून्यकाल जो है नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में, सार्वजनिक उपक्रम समिति में या लोक लेखा समिति में या इनमें से सभी। तो बताइए 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा कौन सा हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 जो होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। और आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो सिर्फ आपका प्राक्कलन समिति है जिसमें आपका राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। इसमें 30 जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो पूछा गया था राज्यसभा सदस्य किसमें प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो किसमें नहीं करता, हमारा प्राक्कलन समिति में नहीं करता। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 6 का आंसर बताइए क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है या यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है या इनमें से सभी। तो बताइए 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। फिर से रिपीट कर देते हैं। संविधान के आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं आर्टिकल 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए 7 का बताइए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रज्ञान करेगा। पूछा गया कौन सा आपका सही है। तो ये आपका पहला सही है। शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है। शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है। तो ये आपका जो है ये गलत है। राज्यपाल का जो है इसमें जिक्र नहीं है। दूसरा आपका गलत हो गया।
राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रज्ञान करेगा। ये आपका सही है। और शपथ या प्रज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल का, ये भी सही है। तो आपका पहला तीसरा और चौथा आपका सही है। पहला तीसरा और चौथा आपका सही है और दूसरा जो है आपका गलत है। दूसरा जो आपका गलत है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 4। तो देखिए 1 3 4 किस में हमारा, किस ऑप्शन में? 1 3 4 1 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप जो आपका आर्टिकल 159 में दिया गया है, ना कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, तो याद रखिएगा। तो 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं सूची में जोड़ी गई? संथाली, सिंधी, कोंकणी या मणिपुरी? तो बताइए 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? संथाली। कौन सा हो जाएगा? संथाली। तो 2003 में कौन सी भाषा 8वीं सूची जोड़ी गई थी? आपकी संथाली। और कौन सी थी? संथाली थी, और आपका संथाली था, बोडो था और मैथिली था। संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी था। तो ये 4 भाषाएं थीं। तो आर्टिकल 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो 8वीं सूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल जो है 22 भाषाएं 8वीं सूची में निहित हैं। 9 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? आर्टिकल 21 या आर्टिकल 48 का क या आर्टिकल 51 का क, अनुच्छेद 56? तो बताइए 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 51 का क में। किस में दिया है? 51 का क में। उक्त शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 48 ए में कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करे। तो 48 को में क्या कहा गया है? कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की जीवन की रक्षा करने का प्रयास करें। ये आर्टिकल आपका 48 को में कहा गया। और 51 को में क्या कहा गया है? कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जहां आपका कर्तव्य शब्द आ गया तो वो क्या हो जाता है? आपको मौलिक कर्तव्य हो जाता है। जहां कर्तव्य शब्द दे दिया वहाँ पे क्या हो जाए? ये मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो भाग है, जो कि आपको किस में? 51 क में, आर्टिकल 51 क में। अब भाग की आपको पूछा तो भाग आपका 4 क में है। ठीक है। और ये किसके समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे लागू किया गया था, मौलिक अधिकार समिति को, ये मौलिक कर्तव्य को, सॉरी। तो मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है लागू किया गया था। उसमें जो था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य। एक जो जुटा था आपका वो 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुड़ा था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो बताइए 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पूछा गया भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग पद का जो सृजन किया गया आपका किस में? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो 10 का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 11 का आंसर बताइए क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1972, मार्च 1973, अप्रैल 1973 या अप्रैल 1975? तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अप्रैल 1973। तो 11 का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं। आनुवांशिक विभिन्नता के या वायुमंडलीय संतुलन के
या घास स्थल के या कृषि उत्पादक के? तो बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक विभिन्नता के। तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। 13 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, पूछा गया। तो बताइए 13 का आंसर। तो देखिए इसमें आपका कौन कौन शामिल है? आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आपका शामिल है, सौर शक्ति शामिल आपका, अपशिष्ट से सौर ऊर्जा परिवर्तन ये भी शामिल आपका, लेकिन नाभिकीय शक्ति जो आपका शामिल इसमें नहीं है। तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूछा कौन शामिल नहीं है आपका? नाभिकीय शक्ति जो है इसमें आपका शामिल नहीं है। चलिए आते हैं 14 का आंसर। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मेधा पाटकर, बीके शर्मा, वंदना शिवा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? वंदना शिवा। क्या हो जाएगा? वंदना शिवा। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक पर्यावरण से संबंधित है, इसके लेखक वंदना शिवा है। यह पुस्तक जो आपका कब प्रकाशित हुआ था? आपका 2000 में जो है प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक आपका। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? चींटी, हिरन, बाघ, लोमड़ी। तो बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपको पूछा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपको कौन सा आता है? तो कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता हम जानते हैं कौन सा आते हैं? शाकाहारी जानवर आते हैं। तो शाकाहारी जानवर देखिए आपको कौन है? हिरन। कौन सा आपका? हिरन है। तो हिरन क्या आ जाएगा हमारा? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब बाघ हो गया आपका, लोमड़ी हो गया, ये सब क्या आते हैं आपके? ये सब सारे आपके तो आपके प्राथमिक भुगतान से क्या तात्पर्य? शाकाहारी प्राणी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हिरन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का आंसर बताइए क्या होगा? अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? बताइए 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कितनी वर्तमान में आपके? 16। तो 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी संख्या कितनी आपकी? 6। कितनी है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कौन कौन सा आपका है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका, मतलब याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, कांग्रेस है आपका। फिर भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी है आपका, बीजेपी है आपका। फिर बहुजन समाज पार्टी है आपका। फिर आम आदमी पार्टी है आपका। फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी आपका एनपीपी। और फिर आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया आपका। फिर सीपीआई है, फिर आपका क्या? सीपीआई। तो कौन कौन से आपके वर्तमान में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और सीपीआई। तो वर्तमान में 6 जो है आपके राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो बताएं 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोल्लम कहाँ है आपका? किस राज्य में है? तो केरल में। तो केरल का जिला है आपका कोल्लम, जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये कोल्लम जिला केरल में स्थित है। यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा या उर्वरक मंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा? बताइए 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा। तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। इस योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 5, 8, 13 या 24? तो बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? 13, ठीक है। तो 10 मार्च 2023 को जो है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के जो है 10वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर आपका कौन है? अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन आपका? अफगानिस्तान है। जबकि भारत आपका कितने नंबर पे? आपका 13वें नंबर पे है।
ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 20 का आंसर बताए क्या होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? 5.9, 6.3, 6.8 या 7.2? तो बताइए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कितना? 5.9। कितना? 5.9। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 को अप्रैल 2023 में जारी किया गया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 5.9% एवं 2024 में जो है 6.3। 2023 में कितना आपका? 2023 में है 5.9 और 2024 में कितना आपका? 6.3% अनुमानित की गई है वृद्धि दर। ठीक है, याद रखिए 2023 में कितना? 5.9 और 2024 में कितना? 6.3। तो पूछा गया यहाँ पे कितना? 2023। और यहाँ 2023 की जगह 2024 पूछता कितना हो जाता हमारा? 6.3 हो जाता। तो पूछा गया 23, तो उसके हिसाब से क्या हमारा? 5.9 और 24 का पूछता तो 6.3। तो चलिए आते हैं 21 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? पॉली 2, टेरॉन 1, हाइट 2 या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेरॉन 1। क्या हो जाएगा? टेरॉन 1। तो 21 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया। फ्लोरिडा कहाँ? आपका अमेरिका में। तो फ्लोरिडा अमेरिका से जो है प्रक्षेपित किया गया। यह रॉकेट जो आपका 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट का जो है व्यास है। 110 फीट लंबा है और 7.5 फीट जो है इसका व्यास है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या होगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL? तो बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एयरटेल। तो 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा को शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी एयरटेल है तथा इस सेवा को सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया। इस सेवा को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? आपका गुजरात में किया गया। कहाँ? गुजरात में किया गया। इसे भी याद रखिएगा। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या होगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 175, 200, 213 या 250? तो बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 200। तो 9 अप्रैल 2023 को पद तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल हो गई आपका कितना? 3166। कितना? 3166। अब पहले आपका कितना था? 2018 में कितना था आपका? 2018 में जो था 2966 था। तो कितना इंक्रीज़ किया आपका? 200। कितना किया इंक्रीज़? 200 किया। ठीक है, तो ये पूछा गया 2022 में जो है 2018 के गणना की तुलना में कितना वृद्धि हुआ? तो 200 बाघों की जो संख्या में वृद्धि हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का आंसर बताया क्या होगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी, टेबल टेनिस, जूडो या शतरंज? तो बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या चीज़ संबंध है इसका? निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अर्जुन अवार्ड 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है निशानेबाजी से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से अंचत शरद कमल को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से अचत शरद कमल को सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। तो आप इसे ये भी याद रख सकते हैं। तो टेबल टेनिस से संबंध किसका है आपका? अचंत शरद कमल का संबंध है। इन्हें जो है 2022 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या होगा। असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर, कैट ब्लैंचेट या जॉन सार्डन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन बटलर। ठीक है, तो असीमा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म एल्ब्रिस तो इन्हें पुरस्कार जो दिया गया किसके लिए? तो फिल्म एल्विस हेतु दिया गया। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया फिल्म एल्विस के लिए दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हमारा? ऑस्टिन बटलर। 26 का आंसर बताइए क्या होगा।
हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? शेख हसीना, मोहम्मद शाकिब हुसैन या मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है, तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया। ये बांग्लादेश के जो आपके 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और इनसे पूर्व कौन थे? आपके अब्दुल हामिद थे। इनसे पहले कौन थे? आपके अब्दुल हामिद। और शेख हसीना के आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए 27 का आंसर बताइए क्या होगा? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सा आपका है? तो एक नंबर पे आपका क्या आता है? एक नंबर पे आपका कौन आता है? चीन आता है। एक नंबर पे चीन आता है। एक नंबर पे चीन आता है आपका। फिर 2 नंबर पे आपका क्या आता है? भारत आता है। 2 नंबर पे क्या आता है आपका? भारत आता है। फिर क्या आता है आपका? 3 नंबर पे क्या आता है आपका? जापान आता है। 3 नंबर पे क्या आता है आपका? जापान। तो चीन, भारत, जापान, किस में? चीन, भारत, जापान। तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। अब भारत जो है दूसरे स्थान पर, जापान जो आपका तीसरे स्थान पर है। चलिए 28 का आंसर बताइए। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में, गोवा में, वाराणसी में या अहमदाबाद में? तो बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। तो 11 से 12 नवंबर 2022 को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। कहाँ किया? वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए 29 का आंसर बताइए क्या होगा? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? सिंगापुर, जापान, मॉरिशस या नेपाल? तो बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन मार्च 2023 में भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत पहली बार जो आपका पहली बार आपका 2005 में हुआ। इस बार यह जोधपुर में हुआ। इस बार जो आपका हुआ बोर्ड कुरुक्षेत्र जो हुआ, इस बार कहाँ आपका हुआ? जोधपुर राजस्थान हुआ। कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। इसे भी याद रखिएगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? पिछड़ा वर्ग का, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, या अनुसूचित जाति का, या अनारक्षित का? तो बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसका? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। किसका? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। ठीक है, तो ईबीसी का जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है आपकी? 4,70,000 एक सेकेंड, कितनी आपकी? 4 करोड़, सॉरी लाख बोल रहे थे, 4,70,80,514 4,70,80,514 इतनी जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है। कितना? 4,70,80,514 जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। ठीक है, और जो कि कुल जनसंख्या कितना परसेंट आपका? 36.01%। और कुल जनसंख्या का, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 36.01%। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक और याद रख सकते हैं कोटि और प्रतिशत था, तो ईबीसी कितना है आपका? ईबीसी का परसेंटेज हिसाब से कितना आपका? 36.0148%। ठीक है, आपका ईबीसी। और आपका पिछड़ा वर्ग आपका मतलब आपका बीसी का कितना आपका? 27.1286%। और अनुसूचित जाति मतलब एससी का कितना परसेंट आपका? 19.6518%। 19.6518%। ठीक है, और सामान्य श्रेणी मतलब जनरल का जो है आपका कितना है? 15.5224%। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का जो आपका कितना है आपका? 1.6824%। तो एसटी का कितना आपका? 1.6824%। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं।
चलिए 31 का आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा, या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है इसे लागू किया गया। तो 10 अगस्त 2022 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोबैक को लॉन्च किया गया। यह टीका त्वचा से पशुओं का बचाव करेगा। इसे केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो 31 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 का आंसर बताइए क्या होगा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अजरबैजान को, तजाकिस्तान को, सूडान को, या ए और बी दोनों को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का। तो किसको किया गया है? तो आपका अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को किया गया है मलेरिया मुक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। WHO ने विश्व भर में कुल जो है आपका, विश्व भर में कुल जो है 42 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया। तो 32 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो कितने 42 देशों को अभी तक जो है मलेरिया मुक्त का प्रमाण दिया है WHO ने। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था। 51.05%, 56.45%, या 56.03%, या 71.50%। तो बताए 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 64.03%। ठीक है। 33 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए इस मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे आपके, यशवंत सिन्हा। कौन थे, यशवंत सिन्हा। इसके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, यशवंत सिन्हा। आप इन्हें भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कैटालिन कारिको, ड्री ब्रिसमैन, या कैरोलिन बर्टोजी, या ए तथा बी दोनों। तो बताइए 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर डी आपका कैटालिन कारिको और ड्री ब्रिसमैन, ये दोनों शामिल है आपका। ठीक है। तो चिकित्सा मतलब या चिकित्सा बोलिए, या फिजियोलॉजी, या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्री ब्रिसमैन को दिया गया। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी मैसेंजर RNA टीकों के विकास को सक्षम किया था। ठीक है। तो 34 का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 का आंसर बताइए क्या होगा। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। 50,000 करोड़, 55,000 करोड़, 60,000 करोड़, या 70,000 करोड़। तो बताइए 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितने 60,000 करोड़। कितने 60,000 करोड़। तो भारत सरकार तो बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार मनरेगा पर 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गए। जबकि पूछा जाए कि जल जीवन शक्ति मिशन के तहत जो 70,000 करोड़ आवंटित किए गए, जल जीवन मिशन के तहत कितने 70,000 करोड़ जो आवंटित किए गए, आप ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक, या 2030 तक। तो बताइए 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना 2025 तक। कब तक, 2025 तक। तो भारत सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। कब, तो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पुनः इस प्रतिबद्धता को जो है दोहराया गया। तो 36 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्यजीवों का विकास, वन एवं स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो आपका जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कितना, 3 मार्च को जो प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। 2023 में सब विषय क्या था, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो 38 का आंसर बताइए क्या होगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है।
सारा पैनेर, तरुण पिथोरे, ज्ञान चतुर्वेदी या सत्य व्यास। तो बताइए 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन, तरुण पिथोरे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक जो आपका तरुण पिथोरे है, कौन है आपके, तरुण पिथोरे। ठीक है, और आपका याद रखिएगा सत्य व्यास, सत्य व्यास की पुस्तक आप याद रखिएगा कौन सी है, सत्य व्यास की पुस्तक बागी बलिया, बागी बलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बागी बलिया, बागी बलिया जो ये सत्य व्यास की पुस्तक है। ठीक है, और एक याद रखिए पागल खाना, ये जो आपका ज्ञान चतुर्वेदी पुस्तक है, पागल खाना जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी का पुस्तक है। ठीक है, और सूर्य बसव याद रखिएगा, ये किसका है आपका, सूर्य बसव पुस्तक किसका, शिव शंकरी का, ये भी याद रखिए। एक आपका पुस्तक है आपका सूर्य वंशम, जो पुस्तक है आपका किसका, शिव शंकरी का है, किसका, शिव शंकरी, उसके लेखक है सूर्य वंशम के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 का आंसर बताइए। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियन ने किसे हराकर जीता, दिल्ली कैपिटल को, गुजरात को, या यूपी वॉरियर को, या आरसीबी को। तो बताइए 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो किसको, दिल्ली कैपिटल को। तो दिल्ली कैपिटल को जो हरा करके जो है मुंबई इंडियन ने जो ये खिताब जीता। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ था आपका 4 से 26 मार्च में हुआ था, 4 से 26 मार्च 2023 में हुआ था। यह जो था पहला संस्करण था। ठीक है, और ये कहाँ आपका आयोजन हुआ था, ये आपका 2023 में हुआ था, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह जो आपका महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, यह पहला संस्करण था। इसमें कुल जो है 5 टीमों ने भाग लिया था, इसमें जो कुल 5 टीमों ने जो भाग लिया था। ठीक है, और प्रथम संस्करण के विजेता थे मुंबई इंडियन, जिसने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 40 का आंसर बताइए क्या होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, चीन में, जापान में, मलेशिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आयोजन जो आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपका, यह भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, भारत में। और भारत जो था, भारत जो है आपका ऑप्शन में नहीं था, तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपका भारत में किया जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 2 मार्च 1974 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 1 अप्रैल 1975 को, या 1 नवंबर 1976 को। तो बताइए 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975 को। तो भंडारी, तो याद रखिए भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। भंडारी समिति की सिफारिश पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ठीक है, और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, आप तो जानते ही होंगे कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था 1934 के एक्ट के तहत। और एसबीआई की स्थापना जानते हैं कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को। इसके पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1921 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक हो गया। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1955 में। तो ये 3-4 चीज़ें फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 42 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, निगम कर, उपहार कर, सेवा कर, या इनमें से सभी। तो बताइए 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, सेवा कर। तो अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। इनमें निम्न उदाहरण कौन से आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन से आपके, सीमा शुल्क है आपका, सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, सेवा कर है, जीएसटी है, ये सब क्या आपका अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो कौन सा, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर और जीएसटी, ये सारे क्या है आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। चलिए 43 का आंसर बताइए क्या होगा। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी, केलकर समिति ने, वांगचू समिति ने, चलैया समिति ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो किसका आंसर क्या, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश जो किस समिति ने किया था, तो किसने किया, आपका चलैया समिति ने। किसने किया है, चलैया समिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की थी। ठीक है, और कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन जो है, चलैया समिति का गठन कब किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, 1991 में।
आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने या रॉबिन्स ने? तो बताइए 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसने दिया था? फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। चलिए 45 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? कौन? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पंजाब? बताइए 45 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1977 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। 46 का आंसर बताइए क्या होगा? अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? पहला शिलालेख में, दूसरा शिलालेख में, छठा शिलालेख में, 13वां शिलालेख में? तो बताइए 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छठा शिलालेख में। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। किस में? तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में। ठीक है, और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कब किया गया था? 1750 में। किसने किया था? पादेरी फैंथलर ने। किसने किया था? पादेरी फैंथलर ने किया था। इसका खोज किया था अशोक की शिलालेख का। और अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था 1837 में। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी? कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा किया गया है। और छठा में तो आपको बता ही दिए थे, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई छठा में। तो 46 का आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 का आंसर बताइए क्या होगा? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, हिंडन, घग्गर या रावी नदी? तो बताइए 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ आपका है? यूपी में। कहाँ? यूपी में। और ये जो आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? 1921 में किया था, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में जो हड़प्पा की खोज किया था, मतलब खुदाई किया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में किया गया था? सर जॉन मार्शल के। और इसके अगले साल जो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था किसने? राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता का याद रखिएगा, उत्तरी नगर, सिंधु सभ्यता के उत्तरी नगरों के क्या कहा जाता है आपका? मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में किस नदी किनारे स्थित है? वो चिनाब नदी किनारे स्थित है। अब पूर्वी नगर को कहा जाता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणी को कहा जाता है, दक्षिणी जो आपका नगर है उसको क्या कहा जाता है आपका? दैमाबाद, जो कि कहाँ आपका? महाराष्ट्र में, जो कि आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब पश्चिमी नगर को कहा जाता है सुता केडोर, जो कि कहाँ आपका? बलूचिस्तान में, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 48 का आंसर बताइए क्या होगा? किस ब्राह्मण में गांधार, पांचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? पंचविश, गोपथ, सतपथ या ऐतरेय? तो बताइए 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसमें? सतपथ। तो सतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु आदि में राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो सतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु आदि में राजाओं का उल्लेख मिलता है। सतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ जो आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब वेदांग की संख्या कितनी है आपकी? 6। और उपनिषद की संख्या कितनी है आपकी? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 49 का आंसर बताइए क्या होगा? देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त, विजय सेन, बलश्री या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन। ठीक है, तो देवपारा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है। बंगाल के शासक विजय सेन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर
मतलब कितना भाग था, कितना, 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5, तो कितना था, 1/2 था, 50% था, मतलब 1/2 था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। अब वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी किसने? बुक्का प्रथम ने, हरिहर द्वितीय ने, देवराज द्वितीय ने, या कोई नहीं? तो बताइए 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसने किया था, धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। किसने धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। तो 51 का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और हरिहर द्वितीय ने जो है आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और याद रखिएगा, एक रखिएगा देवराज द्वितीय, देवराज द्वितीय ने जो है गज बेटकर की उपाधि धारण किया था। देवराज द्वितीय ने जो है गज बेटकर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और देवराज द्वितीय के शासनकाल में जो आपका, देवराज द्वितीय के शासनकाल में जो है आपका, देवराज द्वितीय के शासनकाल में जो है आपका कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि कहाँ, अब्दुल रज्जाक जो है भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है अब्दुल रज्जाक भारत आया था। ठीक है, जो कि फारस का था। ठीक है, और हरि, ठीक है, और एक आपका देवराय प्रथम है, आपका देवराय प्रथम, एक याद रखिए, देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था आपका? इटली का यात्री आया था, कौन था? निकोलस कॉन्टी, जो आया था देवराय प्रथम के दरबार में। और देवराय द्वितीय के दरबार में जो आया था अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि फारस से आया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए 52 का आंसर होता है क्या होगा? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? 1675 में, 1676 में, 1678 में, 1679 में। तो बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1679 में। कब? 1679 में। तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः 1679 में लागू किया गया था। औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म का अनुयायी था। इसने बीजापुर को 1686 में, औरंगजेब ने बीजापुर को जो है 1686 में, और गोलकुंडा को जो 1687 में जो है मुगल साम्राज्य मिलाया। और इसने औरंगाबाद को जो है 1679 में बीबी के मकबरे का निर्माण कराया। और औरंगाबाद में जो है 1679 में बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था, 1679 में ही ये औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या था निर्माण? 1679 में बीबी का मकबरा का। चलिए 53 का आंसर पता क्या होगा? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेस्ली, या लॉर्ड डलहौजी? तो बताइए 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था कितना था? 1757 से 60 था। ठीक है, और ये पुनः ये बंगाल चला जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है, फिर दूसरा कार्यकाल जो था इसका 1765 से जो था 1767 तक था, ये दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, और इसी में जो इसने बंगाल में दो शासन स्थापित किया था, कब? 1765 में। और इसको खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स किया था। कब किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में। चलिए फिर 44 का आंसर बताइए क्या होगा? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है आपका? तो सबसे पहले आपका हैदराबाद स्वीकार किया, फिर मैसूर किया, फिर कौन किया? तंजौर किया। हैदराबाद कब किया आपका? 1798 में किया। ठीक है, मैसूर कब किया आपका? 1799 में किया। ठीक है, अब तंजौर कब किया आपका? 1799। तंजौर कब किया? 1799। एक याद रखिए, अवध, अवध कब किया था आपका? 1801 में। तो ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 का आंसर बताइए क्या होगा? पाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार एवं झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा से? तो बताइए 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं झारखंड से संबंधित है। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह का संबंध भागलपुर, भागलपुर बिहार से है। ठीक है, भागलपुर बिहार से संबंध इसका। ठीक है, और संथाल का जो है वो झारखंड से है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था। पाया विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपका? तिलका मांझी ने किया था। किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था। इस कब किया गया था आपका? 1799 में हुआ था। यह विद्रोह कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था? तिलका मांझी ने किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया? कर्नल नील, कैंपबेल, निकलसन, या ए और बी दोनों? तो बताइए 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील। तो 1857 के का क्रांति इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। ठीक है, और जबकि इसे जो है किसने दबाया था आपका? कर्नल नील ने जो है इसे दबाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सचिन नाथ सान्याल, या इनमें से सभी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे क्या आज़ाद हिंद सरकार, तो सरकार है तो इसका स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर यहाँ सरकार की जगह
अगर यहाँ सरकार की जगह पर फौज रहता, पूछता आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, तो हो जाएगा कौन हो जाता हमारा, रास बिहारी बोस। कौन हो जाता हमारा, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने जो आपका, रास बिहारी बोस ने जो आपका 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। ठीक है। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था आपका, 1943 में। कब किया था, 1943 में जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस 1943 में। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। यहाँ पूछा सरकार तो कौन हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पूछता फौज तो कौन हो जाता हमारा, रास बिहारी बोस। तो ये दो डिफरेंसेस आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, यंग इंडिया लिखी गई है, हरिजन लिखा गया, हिंद स्वराज लिखा गया, लेकिन मेरी कहानी जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मेरी कहानी के लेखक कौन आपके, जवाहरलाल नेहरू। कौन आपके, मेरी कहानी के लेखक कौन आपके, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। चलिए 59 का आंसर बताइए क्या होगा। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 41वां में या 42वां में या 43वां में या 45वां। पूछा प्रथम भारतीय महिला, तो कब किया था, 1925 में किया था। कब किया था, 1925 में किया था। किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने जो है 1925 में किया था, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है। तो 1925 में, और स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का, 1885 कब हुआ था, 1885 में। ठीक है। तो 1885 से कब आया 1925, तो 15 साल उधर और 25 साल इधर, कितना हो गया 40। और यहाँ पे एक क्या आपका बढ़ गया, तो कितना 41वां। तो 15 उधर 25 था, कितना 15 और 25 कितना 40। और एक आपका इधर बढ़ जाता है आपका, तो कितना हो गया 41। कितना हो गया 41। तो 41वां, तो 59 का क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है अध्यक्षता किया था। ठीक है। चलिए 60 का आंसर बताइए क्या होगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्रांति से था आपका, फ्रांस क्रांति से। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था आपका, फ्रांस क्रांति का था। किसका, फ्रांस क्रांति का। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपकी, 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था आपका, लुईस जो है आपका 16वां, लुईस जो 16वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और इसी क्रांति का प्रमुख नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता। चलिए 61 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, दाब और बल, बल और भार, या बल और गति, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका, बल का भी मात्रक। तो निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई आपका एक है, तो कौन सा आपका, बल और भार। कौन सा आपका जाएगा, बल और भार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। बल का भी मात्रक क्या होता है आपका, बल का भी मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। ठीक है। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है आपका, और भार का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, वायु की गति, वायु दाब, या बादल की ऊंचाई, या वायु मिश्रण का अनुपात। बताइए 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है, तो बताइए 63 का बताइए क्या हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है। ये आपका सही है, ये क्या आपका सही है। तो 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यह आप कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है। बराबर क्या होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 का आंसर बताइए क्या होगा। बर्नौली का प्रेमी किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, संवेग, बल, द्रव्यमान, या ऊर्जा। तो बताइए 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है। तो बर्नौली का जो प्रेमी होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तापांतर में अंतर, हवा का दबाव, किरण का अपवर्तन या चुंबकीय अंतर। तो बताइए 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हवा का दबाव। जब किसी ध्वनि श्रोता से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है, तब वायु में संपीड़न तथा विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न तथा विरलन ध्वनि बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होते हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरलन जो होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अतः हवा के दबाव की भिन्नता के कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो 65 का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 66 का आंसर बताइए क्या होगा? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या शून्य या अनंत। बताइए 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। तो किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए 67 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो 67 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दो परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये आपका सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में होते हैं, ये भी सही है आपका। दो तत्वों के परमाणु समान होता है, ये आपका गलत है। पहला हमारा जो है गलत है। ठीक है, तो किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पूछा गलत कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो है दो तत्वों के परमाणु समान जो होते हैं आपके नहीं होते हैं। आप कुछ बोला है समान, तो क्या समान जो होता है आपका नहीं होता? समान जो होता है नहीं होता। ठीक है, चलिए 68 का आंसर बताइए क्या होगा? धातु में के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता, अभिक्रियाशीलता, आघात वर्धनीयता या विलयता। तो बताइए 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। तो धातु के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता तन्यता कराती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना जो आपका सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1 ग्राम सोने से जो है आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? प्रासरण, साइटोलिसिस या विपरीत प्राशरण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विपरीत प्राशरण। क्या हो जाएगा? विपरीत प्राशरण। ठीक है, तो विपरीत प्राशरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसे। ठीक है, यह जो है बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है, तो प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। चलिए 70 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? निम्न से कौन सा आपका जो क्षारीय विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है क्षारीय विलयन नहीं है पूछा है। तो बताइए 70 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण है। लेकिन आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, यह जो आपका क्षारीय विलयन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए 71 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? चूने का पानी, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा या सिरका। तो बताइए 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सिरका। ठीक है, तो जिस विलयन का पीएच मान जो है आपका 7 से कम होता है, जिस पीएच का मान जो है 7 से कम होता है, वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अतः सिरका नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। चलिए 72 का आंसर बताइए क्या होगा? तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रिटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन, संक्रमण धातु, या दुर्लभ मृदा धातु, या एक्टिनाइड। बताइए 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसके हैं? ये हैलोजन समूह के तत्व है, जो ये आपके हैलोजन समूह के हैं। तो 72 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में में जो है 5 तत्वों को रखा गया है। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और स्ट्रिटिन। ठीक है, और हैलोजन जो होता है यह
यह तत्व जो है समुद्री जल में बहुतायत में पाया जाता है। यह जो है तत्व समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन तत्वों में जो आपका एस्टेटिन जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें जो आपका एस्टेटिन जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए 73 का आंसर बताइए क्या होगा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया या हैबर प्रक्रिया या ऑसवर्ड प्रक्रिया? तो बताइए 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हमारा क्या है? हैबर प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? हैबर प्रक्रिया। तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया द्वारा जो है किया जाता है। चलिए 74 का आंसर बताइए क्या होगा। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपका कवक से। किससे संबंधित है? आपका कवक से। तो 74 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कवक कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कुकुरमुत्ता, राइजोपस और म्यूकस, ये सारे क्या आपके तत्व है? क्या है? ये सारे क्या आपके कवक है? हमारा फंगस है। ठीक है, चलिए 75 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? प्रोटीन, जल, वसा और कार्बोहाइड्रेट? बताइए 75 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल। ठीक है, तो कोशिका सजीवों के शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका के अंदर जो होता है आपके केंद्रक एवं केंद्रिका पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, गोल्जी पाया जाता है और कणाभृत पाया जाता है, आपका अंतर प्रदर्भ जालिका पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोल पाए जाते हैं और लवक पाया जाता है। ठीक है, और आपका जीव द्रव्य में जल की मात्रा जो होता है लगभग 80% होता है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितना होता है? 80% होता है। 15% प्रोटीन होता है और पसा जो होता है 3% होता है। और कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ जो लवण जो होता है आपका 1% होता है। तो यहाँ पे क्या कोशिका में अधिक मात्रा किसका होता है? आपका जल का होता है। क्या इसका? जल का। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या एरेनकाइमा? तो बताइए 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। चलिए 77 का आंसर बताइए क्या होगा। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों कौन सा होता है? तो जानते ही होंगे आप, क्या होता है? एक्स वाई होता है। और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। फीमेल में होता है एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है? आपका एक्स वाई होता है। तो 77 का आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अमीबा प्रजनन कैसे होता है? खंडन द्वारा, विखंडन, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या लैंगिक प्रजनन द्वारा? तो बताइए 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, तो अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहलाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव है। अमीबा जो प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव है। निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं? कौन सा आपका परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? रक्त, हृदय, धमनियां, बनियात? तो बताइए 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बनियात। बाकी रक्त, हृदय और धमनियां क्या आपका परिसंचरण तंत्र का अंग है। बाकी बनियात जो है का भाग नहीं है। चलिए 80 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? विभेदित नहीं किया जा सकता? फर्न, मर्सिलिया, स्पाइक वायरा या इनमें से सभी? तो बताइए 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरो गायरा। क्या हो जाएगा? स्पाइरो गायरा। तो स्पाइरो गायरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। स्पाइरो गायरा एक सवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए 81 का आंसर बताइए क्या होगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची एक में इधर है, सूची दो, तो सूची एक में दिया जलप्रपात और सूची दो में राज्य है। तो चलिए सम्मिलित कीजिए, क्या हो जाएगा। तो पहला, तो दूध सागर आपका कहाँ है? आपका दूध सागर कहाँ पर? गोवा में है। ठीक है, और बरकाना आपका कहाँ है? आपका बरकाना कहाँ आपका? ये कर्नाटक में। तो का क्या हो जाएगा? 3। और दुदुमा, दुदुमा कहाँ है आपका? ये उड़ीसा में। कहाँ आपका? ये उड़ीसा में। और किलियूर कहाँ आपका? ये तमिलनाडु में है। तो पहला का हमारा था 4, पहला का 4, दूसरा का 3, पहला का 4 और दूसरा का 3। ठीक है, और तीसरा का 2 और चौथा का 1। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। माउंट थोलियर अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में और दक्षिण अंडमान में। तो बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे है आपका? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना आपका? 442 मीटर। कितना? 442 मीटर जो ये ऊंचा है। ठीक है, ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए 83 का आंसर बताइए क्या होगा? सूची 1 को सूची 207 सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है भौगोलिक लक्षण, दूसरी तरफ है भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। ठीक है, तो बताइए 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सर्क, सर्क क्या हो जाएगा आपका? हिमनद के अपर्दनी लक्षण। तो पहला का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यारडांग, यारडांग क्या होता है आपका? वायु के अपर्दनी लक्षण। क्या हो जाता है? यारडांग क्या होता है? वायु के अपर्दनी लक्षण। ठीक है, अब बरखान क्या होता है? वायु के निक्षेपण लक्षण। बरखान क्या होता है? वायु के निक्षेपण लक्षण। ठीक है, और ड्रमलिंग क्या होता है? हिमनद के निक्षेपण लक्षण। ठीक है, तो 83 का हमारा क्या? पहला का क्या था? 4, दूसरा का क्या हमारा? 1 है। ठीक है, और तीसरा का क्या हमारा? 3 है, और चौथा का क्या हमारा? 2 है। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? क्या होती है? तापमान वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश या स्वच्छ आसमान। क्या होता है? स्वच्छ आसमान होता है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान होता है। ठीक है, ठीक है, प्रति चक्रवात जो होता है यह उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है। तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। इसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है, परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसके विपरीत चलती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो आपका उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है यह घड़ी की दुई सुई के मतलब जो है ये क्लॉकवाइज चलता है आपका। ठीक है, आपका उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात जो आपका क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। और आपका साउथ में क्या चलता है? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चलता है? दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये भी याद रखिएगा। 85 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? कौन सी एक पंचनद में आपकी सम्मिलित नहीं? कौन सा? तो झेलम, सिंधु, सतलज या ब्यास। तो बताइए 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। तो पंचनद में आपका कौन शामिल नहीं है? आपका सिंधु शामिल नहीं है। उसमें झेलम आपका है, सतलज है, ब्यास है, और रावी है, और क्या है? चिनाब है। ठीक है, ये 5 नदी आपके शामिल, लेकिन आपका सिंधु जो उसमें शामिल नहीं है। तो 85 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 86 का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मलाज खंड, बैलाडीला, आनंदपुर या मयूरभंज। तो बताइए 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मलाज खंड जो है यह लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका बैलाडीला है। आपका बैलाडीला कहाँ है? आपका ये आंध्र प्रदेश में। सॉरी, आप बैलाडीला कहाँ आपका? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ आपका? ये छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अनंतपुर, अनंतपुर कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। अनंतपुर कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और मयूरभंज तो जानते हो कहाँ का? उड़ीसा में। कहाँ आपका? उड़ीसा में। तो ये सारे याद रखिएगा। और मलाज खंड कहाँ आपका? ये एमपी में। और मलाज खंड कहाँ? ये आपका एपी में। ये जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र है। मलाज खंड जो है आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए 89 का आंसर 87 का आंसर बताइए क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है आपका न्यूनतम है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो बताइए 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से आपके? अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देता तो अरुणाचल प्रदेश होता। ठीक है, 1 नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश होता। अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन में नहीं था, तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाता हमारा? 2 नंबर पे क्या होता है 2 नंबर पे? मिजोरम। 1 नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे क्या आता है? मिजोरम। किसमें? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, तो 2 नंबर पे मिजोरम, 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो आपको मिजोरम था, तो 2 नंबर पे मिजोरम आता, तो वो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और मिजोरम में जो है 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद जो आता है आपका सिक्किम आता है, उसके बाद क्या आता है आपका सिक्किम आता है। सिक्किम में कितना है, 86 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और नागालैंड में कितना है, 119 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसे भी आप याद रखिएगा। तो 87 का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 88 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है आपका, 88 का बताइए कौन सा कथन जो आपका सत्य है। बेनेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ये आपका गलत है, ठंडी नहीं, ये आपकी गर्म जलधारा है। समताप समताप मंडल में सामान्य धाराएं पाई जाती है, ये आपका गलत है। सिमू अरब क्षेत्र में अगर अरब रेगिस्तान बहने वाली ठंडी हवा है, ये गलत है आपका, ठंडी नहीं है, गर्म हवा है। ब्रिक फील्ड है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, ये आपका सही है। तो 88 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिमूम जो था ये आपका, सिमूम जो है ये अरब रेगिस्तान बहने वाली क्या था, गर्म एवं शुष्क हवा। क्या है, गर्म एवं शुष्क हवा। ठीक है, आपको बता दिया गया था। तो 88 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 89 का आंसर बताया क्या होगा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र, हाँ, डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट या मालाबार तट। तो 89 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो आपके डिटेल में बताया गया था, एक आप देखिएगा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखिए दरोगा का, उसको आपको बताया गया। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, 90 का आंसर बताइए कहाँ पे स्थित है आपका, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो 90 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 91 का आंसर बताइए क्या होगा। और ये आपका जो था रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये कस्तूरी हिरन के लिए जो प्रसिद्ध है, कस्तूरी हिरन के लिए जो ये प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, जमशेद जे ईरानी। तो बताइए 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जमशेद जे ईरानी। ठीक है, इन्हें जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें जो है 1997 में, इन्हें जो है 1997 में जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 1997 में इन्हें जो क्वीन एलिजाबेथ द्वारा जो है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा जो मानद नाइटहुड से जो सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें 2007 में, भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें 2007 में जब पद्म भूषण प्रदान भी किया गया था। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो बताइए 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉल। हॉल को जो आपको महारत्न का दर्जा जो प्राप्त नहीं है। वर्तमान में जो टोटल महारत्न कितने हैं आपके, 12 महारत्न कंपनियां। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 93 का। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया, मोपॉक्स, एपॉक्स, एमपॉक्स या मैन पॉक्स। तो बताइए 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, एमपॉक्स। क्या हो जाएगा, एमपॉक्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी को एमपॉक्स नाम दिया है। डेनमार्क में यह जो है 1958 में एक शोध में बंदरों में फैली इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। बाद में यह बीमारी पशुओं और मानवों में फैलने लगी, इसे क्या कहते हैं, एमपॉक्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एमपॉक्स हो गया। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ओडिशा का, असम का, मणिपुर का या मिजोरम का। बताइए 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का ये, ओडिशा का। कहाँ का ये आपका, ओडिशा का। ठीक है, चलिए 95 का आंसर बताया क्या होगा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए, रूस, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल। तो बताइए 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से, फ्रांस से। ठीक है, और फ्रांस जो फ्रांस है, और इसका इस कंपनी को किसने बनाया था, डसोट एविएशन ने। किसने, डसोट एविएशन, फ्रांस की कंपनी डसोट एविएशन ने। ठीक है, अब भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए जो है 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए ये बनाइए, ये आपका रीजनिंग का सवाल आप इजली बना सकते हैं। तो 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें करना 5 गुना 4, 14 5 70, आई दोनों को जोड़ ले जाओ, 14 5 70 और 14 प्लस 5 कितना, 17 प्लस 19 कितना हो गया आपका, 89 हो गया। उसी तरह इसमें करना 11 भागा जब 119 कीजिएगा तो कितना हुआ, 11 भागा जब आप 119 कीजिएगा कितना हुआ कटेगा आपका,
कितना शेष बचेगा आपका 9 बचेगा, तो यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 गुना 9 कीजिएगा कितना होगा 99 होगा। अब फिर ये दोनों जोड़िएगा 11 प्लस 9 कितना 20, तो 20 प्लस 99 कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा। तो 119 हो जाता है तो क्या हमारे यहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन मार्क, जब 9 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल आप सारी चीज़ें बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 का भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 32। तो आप बना लीजिएगा सारे सवाल। तो चलिए कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट लगा। तो चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।